नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस पर। पत्रकार सौम्या मर्डर केस में फैसला टला, सजा के खिलाफ दलीलों पर 7 नवंबर को होगी सुनवाई। 5 दोषियों को गोली मारी थी। ग्वालियर आ रही पातालकोट एक्सप्रेस की 2 बोगियां जली, यात्री बोले एक दूसरे पर गिरते भागे, महिलाएं भी चलती ट्रेन से कूदी। गोरखपुर से शव लेकर सीएम आवास पहुंचा परिवार, कहा बेटी को किडनैप करके रेप किया, शिकायत पर चाचा को मार डाला। श्री कृष्ण मंदिर के भूमि पूजन में आरएसएस प्रमुख शामिल, देश के 200 साधु संत सहारनपुर पहुंचे, 2 बीघा जमीन पर तैयार होंगे ये मंदिर। तेलंगाना चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक, खड़गे बोले राज्य के लोगों के लिए भाजपा, बीआरएस और एआईएमएम का पास कुछ नहीं। वही खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और बता दें, भगवानपुर में श्री राम शिव शक्ति रंगमंच पर श्री राम के राज तिलक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बसपा के कद्दावर नेता सुबोध ने तिलक लगाकर राम परिवार का आशीर्वाद लिया। वहीं बसपा नेता ने बताया कि आज श्री राम के राज तिलक का प्रोग्राम था, जिसमें दूर दराज से सभी धर्मों के लोग राज तिलक को देखने के लिए आए। वहीं बसपा नेता सुबोध राकेश ने कमेटी और अन्य रामान्य लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश के भाईचारा बना रहे और दिल का रावण फूंक कर राम राज्य की स्थापना हो, जिसमें लगी धर्म के लोग प्रेम से रहे और देश में फैल रही नफरतों से अलग राम राज्य का निर्माण हो। भगवानपुर में श्री रामलीला जी का भव्य कार्यक्रम यहाँ पर राज तिलक भगवान श्री राम का आयोजित किया गया है और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और हमारे कमेटी के तमाम लोग वो साथी जिन्होंने रात दिन तन मन धन से खड़े होकर इस भव्य कार्यक्रम को भव्य से भव्य बनाने में सहयोग दिया है। मैं भगवान श्री राम के चरणों में प्रार्थना करते हुए उन सभी साथियों के लिए, अपनी पूरी टीम के लिए, अपने क्षेत्रवासियों के लिए, अपने देशवासियों के लिए कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि भगवान श्री राम की कृपा सब पर बनी रहे, इस देश में सुख शांति बनी रहे और हमारे तमाम साथी और इस देशवासियों पर पूरी तरह कृपा उनके रहे, सभी के घरों में सुख समृद्धि खुशहाली बनी रहे और इस देश में श्री राम के समय जैसे राज रहा, आने वाले समय में वो राम राज यहाँ पर निश्चित रूप से बने, व्यवस्था इस प्रकार की यहाँ पर हमारे देश में बनी रहे। मंदसौर कांग्रेस और भाजपा के दोनों प्रत्याशी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बता दें, मंदसौर विधानसभा से भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार और विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया और कांग्रेस से अधिकृत उम्मीदवार विपिन जैन आज मंदसौर तहसील कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो वहीं मल्हारगढ़ विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी परशुराम सिसोदिया भी आज मल्हारगढ़ तहसील कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तीनों प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ वाहन रैली निकालकर नामांकन दाखिल करेंगे और शक्ति प्रदर्शन कर आगामी चुनाव को लेकर जनसंपर्क शुरू करेंगे। नरसिंहपुर जिले की गाडरवारा विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी नर्मदापुरम सांसद राव उदय प्रताप सिंह का लगातार जनसंपर्क चल रहा है। जनसंपर्क के दौरान गाडरवारा के विश्वकर्मा समाज के लोगों को बड़ी संख्या में भाजपा की सदस्यता दिलवाई। वहीं सांसद उदय प्रताप सिंह ने कहा कि कुछ लोग जो मुझे बाहरी प्रत्याशी बताकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उनको जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे भाजपा प्रत्याशी प्रहलाद पटेल, जो कि गोटेगांव के जन्मे हैं और जबलपुर के मतदाता है, नरसिंहपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस की बात करते हुए उन्होंने कहा, राहुल गांधी की मां इटली से आई और रहने लगी दिल्ली में और चुनाव लड़ती है अमेठी से, जब वहां से हार जाती है तो चली जाती है केरल, इन्हें क्या कहेंगे, वही वैधानिक व्यवस्था है। ये हमारी जनप्रतिनिधि के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए हम काम करें। और आज नहीं, पूर्व में भी हम लोग सांसद के रूप में जो हमारे पास दायित्व थे, उन दायित्वों का हम लोगों ने निर्वहन किया है। अकेले एक समाज के लिए नहीं, जो हमारे संसदीय क्षेत्र के नागरिक हैं, हमारे लोग हैं, उनकी बेहतरी के लिए लगातार हम प्रयास करते रहते हैं और बेहतर से बेहतर सुविधाएं यहाँ पर मिले, बेहतर से बेहतर
हम संसाधन यहाँ पैदा कर पाएँ, इसके लिए हम लोग काम करते हैं। पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह अपने गृह क्षेत्र राघोगढ़ पहुंचे। पोते सहजय सिंह ने उनका स्वागत किया। वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के अपने गृह क्षेत्र आगमन पर क्षेत्र में उत्साह का माहौल दिखा। बड़ी संख्या में अपने प्रिय नेता से मिलने क्षेत्र की जनता सड़कों पर उतरी। दिग्विजय सिंह आज गुना जिले की सभी विधानसभाओं के कांग्रेस प्रत्याशियों से नामांकन में शामिल होंगे। अमरवाड़ा विधानसभा में कांग्रेस में बगावत जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर लगाया आरोप, कहा कि सर्वे के अनुसार नहीं दी गई विधानसभा टिकट। भाजपा की कुशल कार्य नीति से प्रभावित होकर आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिला भाजपा कार्यालय पहुंचकर भाजपा की सदस्यता ली और भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकास कार्य करने की बात कही। इतना ही नहीं, अमरवाड़ा विधायक पर भी बड़ा घोटाले और विकास न करने का आरोप कांग्रेस के नेताओं द्वारा लगाया गया है। इसका कारण है हमारा जो स्थानीय प्रत्याशी माननीय राजा कमलेश प्रताप शाह जी हैं, उनकी कार्यशैली से हम लोग असंतुष्ट हैं और हमारे साथ जो अभी तक कांग्रेस को विधानसभा में जो मजबूती के साथ जिताता आया वो सब सामान्य कार्यकर्ता आया हुआ है। आज हम लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण करेंगे और माननीय मोनिका मनमोहन साहब भट्टी जी को प्रचंड बहुमत से अमरवाड़ा विधानसभा में विजयी बनाएंगे। ये जो मैं अपने बारे में बता दूं, दीपक पांडे सन 1989 में मैंने कांग्रेस में NSUI से सदस्यता अपनी ली थी। NSUI का अध्यक्ष भी रहा, फिर युवक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, कांग्रेस में नगर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी रहा। लेकिन वर्तमान में मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस की जो कार्यशैली है, खासकर विधायक जी की, जो एक तानाशाहीपूर्ण रवैया मचाए हुए हैं, किसी भी ऐसे नेता को या ऐसे कार्यकर्ता को वो पीछे ढकेलते हैं जो कांग्रेस के लिए निरंतर कार्यकर्ता, और उनके जो चमचागिरी करने वाले लोग हैं, जो उनके नौकर लोग हैं, उनको वो आगे बढ़ाते हैं। उसका मूलतः कारण है कि मैं विगत 25 साल से कांग्रेस के एक सिपाही बनकर बड़ी निष्ठा के साथ कांग्रेस के लिए काम किया, माननीय कमलनाथ जी के लिए काम किया, विधायक जी के लिए काम किया। लेकिन विगत 2 पंचवर्षीय से जो हम देख रहे हैं कि विधायक जी विधायक बनने के बाद अपने पूरे जो उनके जो सही हाथ थे, सही हैंड थे, सही शाखाएं थे, उन्होंने खुद काटना चाहा। उनके कुछ जो कर्मचारी हैं उनको इतना आगे बढ़ाया उनने, उनको वो जो कह रहे हैं उसको भी मान रहे हैं, ना हमारे किसी कार्यकर्ता की सुनते, ना हमारी कभी सुने, जो मनमानी कर रहे हैं। पिछली पंचवर्षीय में जब मैं कांग्रेस से उपाध्यक्ष था नगर पालिका में, तो उस समय गमन कांड हुआ था। उस गमन कांड के पहले मैंने हमारी अध्यक्ष जी थी माधवी शाह जी, उनको मैंने अवगत कराया कि मैडम जी जो एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी था घनश्याम यादव, इस तरीके से गड़बड़ कर रहा है, आप थोड़ा ध्यान रखिए। लेकिन उन्होंने उस समय भी मेरी उन बातों को अनदेखा किया और बाद में मैंने जो बात सबको आगाह करना चाहा था वो बात सामने आई। 8 करोड़ का गमन कांड हुआ, खुलासा हुआ। आज भी 10 गाड़ी जब्त है और मामला रजिस्टर्ड है। माधवी शाह जी ने की जमानत पर रिहा हुई, तो उसमें कहीं ना कहीं बदनामी हमारी भी होती थी, जबकि हम उसमें कोई लेन में ना देन में थे। छिंदवाड़ा नवरात्र पर्व पर 9 दिनों तक मां जगदम्बे की प्रतिमा की स्थापना की गई और आराधना करने के बाद श्रद्धालुओं ने श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ प्रतिमाओं और मनोकामना कलशों का विसर्जन किया। बता दें, दशहरे पर मंगलवार से प्रारंभ हुए प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम बुधवार को देर रात तक जारी रहा। छोटा तालाब और कल बड़ा नदी के घाट पर भी प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया।
वहीं माता रानी की विदाई में श्रद्धालुओं की आंखें नम होती रही। बता दें, नगर के विभिन्न संगठनों द्वारा भव्य विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई। बैंड बाजे और डीजे के साथ बज रही भक्ति में श्रद्धालु झूम उठे। वहीं छिंदवाड़ा शहर की सबसे चर्चित प्रतिमा लालबाग की माई का भी देर रात विसर्जन हुआ और ढोल नगाड़ों के साथ माता रानी को विदाई दी गई। उत्तराखंड में शिवसेना की बैठक हुई, जिसमें सनातन धर्म संतों को सनातन का ताज कहते हुए देवेंद्र प्रजापति ने बताया कि हरिद्वार धर्म की नगरी सनातनियों और हिंदुत्व की है, संतों की है, जहां की संतों का अपमान बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। वहीं बताया कि शिवसेना संतों के लिए, हिंदुत्व के लिए कुछ भी करने को तैयार रहेगी और आने वाले समय में भी शिवसेना हिंदुत्व और संतों के लिए आगे आता रहेगा और कुंभ क्षेत्र में जो मांस मदिरा खुलेआम बिक रहा है उस पर अंकुश लगाया जाए, इसलिए सीएम धामी को भी लिखित में ज्ञापन सौंपा जा चुका है। वहीं प्रजापति द्वारा बताया गया हरिद्वार एक ऐसा क्षेत्र है जहां से हिंदुत्व और संत सनातनियों का जन्म होता है। ऐसे पावन भारत माता को प्रणाम। शिवसेना हर क्षेत्र में अपना परचम लहराएगा। शिवसेना उत्तराखंड के अंदर पूर्व में भी एक तीसरे विकल्प के रूप में शिवसेना कार्य कर रही थी और इसका प्रमाणित रूप से प्रमाण भी है। 2012 हो या 17 हो, विधानसभा हो लोकसभा, शिवसेना ने अपने आप को भूमिका करी है। अब चूंकि समावेश थोड़ा सा दूसरा है, समीकरण हिंदुस्तान की राजनीति में थोड़े से विभिन्न है। अब हिंदू समाज, हिंदू सनातनी एक तरह से एक प्रबल रूप से उभर के आ रहा है। तो आज की तारीख में मैं कहूँगा उत्तराखंड एक देवभूमि के रूप में एक प्रतिबिंब है, एक देवभूमि का प्रतिबिंब है। और चूँकि हिंदुस्तान की, उत्तराखंड की जो डेमोग्राफी है आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं विचलित हो रही है। उत्तराखंड नक्शा जो है कहीं ना कहीं विचलित सा हो रहा है। तो उसके तहत उत्तराखंड की जो 1.25 करोड़ की जो आबादी है तो कहीं ना कहीं शिवसेना को 10% के रूप में हमारे सिर का ताज है। सनातन धर्म की ताकत है संत। अगर संतों के साथ इस तरीके से होगा तो वो उसकी शर्मिंदगी वाली बात है। और मैं समझता हूं कि शिवसेना जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर मजबूती से काम कर रही है, युवाएं, महिलाएं, बुजुर्ग सब शिवसेना के साथ जुड़ रहे हैं, तो आने वाले समय में ये काम, क्योंकि आप देखते हैं ये काम शिवसेना का ही है। आप राम मंदिर की बात करिए, आप जो मजार थी वहां पे, जो बाबरी ढांचा था, वो पाला साहब, आपने देखा होगा कि बाला साहब ने ये बोला था, लोगों ने, मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या ये शिवसैनिकों का काम है। भारतीय जनता पार्टी, अदर पार्टियों ने मना कर दिया था कि ये हमारा काम नहीं है। बाला साहब ने कहा था कि ये मेरे शिवसैनिकों का काम है और मुझे उन पर गर्व है। तो ये काम शिवसेना का है। आने वाले समय में भी हिंदुत्व की, सनातन की और हमारे जो संत समाज है उसकी रक्षा मात्र शिवसेना करेगी। और शिवसेना राजनीतिक रूप से अपने पैर फंसा रही है, मजबूत हो रही है। आने वाले समय में आप सब लोगों को इस तरीके की जो घटनाएं मिलती हैं सुनने के लिए, उस पर बिल्कुल अंकुश लगेगा, ये मेरा कहना है। प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के सुदर्शन शर्मा ने नूरपुर से प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कांग्रेस द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। बता दें, सुदर्शन शर्मा ने कहा कि हिमाचल की सरकार निरंतर 10 महीनों से जनहित में कार्य कर जनता को राहत प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व बीजेपी सरकार से विरासत में 76,000 करोड़ का कर्जे के बावजूद सुक्खू सरकार ने अपनी सरकार के संसाधनों से 4500 करोड़ का विशेष पैकेज का प्रावधान कर राष्ट्र में एक अलग पहचान बनाई है, जिसके कारण प्रदेश में बीजेपी के नेता अपने आप को बोना महसूस कर रहे हैं और वे आधारहीन मुद्दों को उछालकर जनता को गुमराह करने का विफल प्रयास कर रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश में जो हमारी सरकार कांग्रेस की सत्तासीन हुई है, उसकी उपलब्धियां जो हैं, उनका उदाहरण जो है वो राष्ट्र में दिया जा रहा है। सबसे पहले तो जो आपदा, शताब्दी की सबसे बड़ी आपदा आई, उसको जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा निपटा गया, वो एक ज्वलंत उदाहरण है
क्योंकि पूर्व सरकार में जो भाजपा सरकार रही उसके द्वारा दिया गया विरासत में 76,000 करोड़ का जो कर्ज था, उसके बावजूद भी अपने संसाधनों से हिमाचल सरकार ने 4500 करोड़ रुपए का जो प्रावधान करके इस त्रासदी से निपटने का जो कदम उठाया और जिसकी सराहना जो है वो राष्ट्र के अन्य राज्य जो हैं वो हिमाचल प्रदेश की सरकार की कर रहे हैं। वहीं आमला सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। अब देखा जाएगा, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या आमला सीट पर निशा बागरे को कांग्रेस मौका देगी और प्रत्याशी बनाएगी, क्योंकि निशा बागरे जो कि डिप्टी सीएम थी, उनका इस्तीफा मंजूर हो चुका है। इस्तीफा मंजूर होने के बाद उनका चुनावी रास्ता साफ हो चुका है। तो देखना होगा कि क्या निशा बागरे को कांग्रेस फिर से एक बार चुनाव लड़ने का मौका देती है, क्या कांग्रेस उन्हें प्रत्याशी बनाती है। आपको बता दें, निशा बागरे डिप्टी कलेक्टर रह चुकी है और उनका इस्तीफा मंजूर किया जा चुका है। उन्होंने इस्तीफा देने के बाद चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है और कांग्रेस के लिए एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आमला सीट पर प्रत्याशी पहले ही घोषित हो चुके हैं। अब देखना होगा कि क्या अब कांग्रेस निशा बागरे को प्रत्याशी बनाने के लिए उनके नाम पर मुहर लगाती है या नहीं। हालांकि डिप्टी कलेक्टर का इस्तीफा देना ये चीज का साफ संकेत करता है कि वे चुनाव लड़ना चाहती है और राजनीति में अपना हाथ आजमाना चाहती है। अब इसके बाद क्योंकि राजनीति में अपना हाथ आजमाने के लिए उन्हें टिकट की जरूरत होगी, तो देखना होगा कि क्या कांग्रेस की तरफ से उन्हें टिकट मिलता है या नहीं। तो जिस तरह से आमला सीट पर जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं, तो वही इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ देश न्यूज के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। जय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो जय जी, जिस तरह से आमला सीट पर सवाल ये उठता है कि क्या आमला सीट पर अब निशा बागरे को कांग्रेस प्रत्याशी बनाएगी। देखिए, यहाँ पर जो है वो अंडा पहले या मुर्गी पहले जो है, ये जो सवाल है उसी के लिए ये बात चल रही है कि पहले तुम कांग्रेस में आओ, उसके बाद हम टिकट देंगे। और निशा बागरे ये बोल रही है कि पहले मुझे टिकट दे, उसके बाद मैं कांग्रेस में आऊंगी। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये स्थिति बनी क्यों, क्योंकि कमलनाथ जी के आश्वासन में जो लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आए हैं उनको टिकट नहीं दिया गया। मैं 3-4 नाम में लूंगा। निवाड़ी से रोशनी यादव, वीरेंद्र रघुवंशी, कोलारस से, ऐसे ही जो लोग हैं, आपने देखा होगा कि 500-500 गाड़ियां भर भर के यहाँ पर आए और भारतीय जनता पार्टी छोड़कर यहाँ कांग्रेस ज्वाइन किया। उन लोगों को टिकट नहीं दिया गया। यही डर निशा बागरे को भी है कि ऐसा ना हो कि मुझे कांग्रेस में शामिल कर लिया जाए और मुझे भी टिकट ना दे। इसी कारण से उन्होंने शर्त रख दी कि मैंने डिप्टी कलेक्टर से इस्तीफा दे दिया है, हमारी लड़ाई अपने लड़ी है, सब कुछ मैं मानती हूँ, लेकिन जिस उद्देश्य से ये सब कुछ हुआ उसकी पूर्ति हो। मुझे पहले कांग्रेस के टिकट दिया जाए, बी फॉर्म दिया जाए, उसके बाद में कांग्रेस ज्वाइन करूंगी। और कमलनाथ जी इसी पर अड़े हुए हैं कि पहले तुम कांग्रेस में शामिल हो, नहीं तो मीडिया ट्रायल हो जाएगा। जो कांग्रेस के सदस्यता भी नहीं ली है उसको टिकट दिया गया है। कल इनकी मीटिंग छिंदवाड़ा में हुई है, कल निशा बागरे खुद वहां छिंदवाड़ा पहुंची, इनकी बात हुई, लेकिन बात अभी बनी नहीं है। जैसे ही ये बात फाइनल हो जाएगी कि ठीक है आपको उसी समय बी फॉर्म देंगे, आप पहले कांग्रेस की सदस्यता लेना, पहले आप भले उसमें जेब में रख लो बी फॉर्म को, फिर कांग्रेस के सदस्यता लो और पब्लिक में ये बताइए कि पहले जो है कांग्रेस की सदस्यता ली गई है, उसके बाद ये बी फॉर्म मिला है। तो ये अभी पैच जो है ये फंसा हुआ है। निशा बागरे मुझे लगता है कि वो प्रशासनिक अधिकारी रही है, वो बिल्कुल सही ट्रैक पे है। उनके पास बहुत सारे उदाहरण हैं कि जिनके साथ में धोखा हुआ है, ये धोखा खाना नहीं चाहती है, क्योंकि ये इनके लाइफ का सवाल भी है। यदि ये अभी यहीं पर विवेक तनखा ने इनके केस लड़ा और टिकट अगर नहीं मिलती है इनको, तो निश्चित रूप से इनकी जो राजनीतिक जो लाइफ है यहीं पर स्टेबल हो जाएगी। तो ये होने देना नहीं चाहती है, इसी कारण से वो पहले शर्त रख रही है कि मुझे पहले टिकट दिया जाए। दूसरी बात ये है कि जिसको वहां से टिकट की घोषणा कर दी है कांग्रेस ने, उसका टिकट काट के इसको देना पड़ेगा। तो वो इस पे वहां पर प्रभाव डाल सकता है कि मैं वर्षों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ
जी। और अचानक कोई अधिकारी जो है वहाँ नौकरी छोड़ के आती है और आपने हमारे जो है सब कुछ छोड़ के उनको टिकट दोगे, हम उसके लिए कैसे काम करेंगे। जी। दूसरा, जिसका भी टिकट काटा जाता है वो कहीं ना कहीं अपमानित महसूस करते हैं। बिल्कुल। ये भी एक मुद्दा वहां पर दिखाई देगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कमलनाथ और निशा बागरी के बीच में जो बार्गेनिंग है वो अभी फुलफिल नहीं हो पाया है, यही कारण है। लेकिन मुझे विश्वास है कमलनाथ अंडर प्रेशर में आने वाले नेता है, जिसका उदाहरण हमने दूसरे जगह पर देखा है। जिसने दिग्विजय सिंह के फोटो पर जूते मारे उसको टिकट दे दिया गया है। जिसने भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को बुरा भला कहा सुमावली से और बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए, उसको टिकट दे दिया गया है। मुरली मोरवाल जो पेट्रोल डाल के खुद आत्महत्या करने के लिए धमकी दी, उसको टिकट दे दिया गया। मतलब ये सब टिकट काट के टिकट इन दिए हैं। तो इससे ये साबित होता है कि मध्य प्रदेश में एक अंडर प्रेशर पॉलिटिक्स का जो एक काम चल रहा है और एक संदेश जो गलत जा रहा है वहाँ कि दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ हो, ये अंडर प्रेशर में है और प्रेशर में टिकट ये बदल भी रहे हैं। तो यहाँ भी मुझे लगता है कि जैसे ही आप टिकट बदलोगे तो निश्चित रूप से यहाँ भी एक विवाद होगा। और जहां जहां टिकट बदले गए हैं, रिपोर्ट ये आ रहा है कि वहां पर कांग्रेस की स्थिति और कमजोर हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कमजोरी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मैं ये भी एक बात बता देना चाहूंगा कि जैसे ये 4 टिकट बदले गए, अभी तक कुल मिला के 7 टिकट बदले हैं, लेकिन जो सेकेंड लिस्ट में जो 4 टिकट की घोषणा हुई है, ये चारों की चारों का आप इतिहास देखेंगे, मतलब अब ये 15 दिन के इतिहास, तो आपको दिखेगा कि ये कांग्रेस के प्रति वफादार नहीं है। केवल इन्होंने प्रेशर बनाया, उसी प्रेशर में कमलनाथ टूट गए और उनको टिकट दे दिए गए। दूसरा एक और विचारणीय बात है कि ये जो महिला है निशा बागरी, ये कमलनाथ के कैंडिडेट है, लेकिन जिसको अभी टिकट दिया गया है वो दिग्विजय सिंह का कैंडिडेट है। तो वहां पर ये भी देखने योग्य होगा क्या दोनों के बीच में सर्वविदित है कि संबंध बहुत अच्छा नहीं है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में। जहां जहां पर भी विरोध हुआ है, अधिकतर स्थान पर कमलनाथ ने टिकट दिया था। तो लोग ये आकलन लगा रहे हैं कि कहीं ये विरोध दिग्विजय सिंह तो नहीं करा रहे हैं। जब आप लिस्ट देखेंगे तो स्पष्ट आपको दिखाई देगा कि दिग्विजय सिंह के जो मंत्रिमंडल में शामिल रहे लोग, आपको 1993 से लेके 2003 तक सारे लोगों को टिकट दिए गए, चाहे वो बुजुर्ग हो या वो नहीं हो तो उनके परिवार को दिया गया। इसका मतलब ये है कि किसी भी हाल में इलेक्शन में यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो कमलनाथ को ये मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। क्यों? आपके पास जब विधायक नहीं होगा तो आप मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? तो दिग्विजय सिंह की पूरी तैयारी है कि जो उनके ऊपर एक ठप्पा है, जो उनके ऊपर एक लेबल लगा हुआ है मिस्टर बंटाढार का, वो मिटाना चाहते हैं कि एक बार और बन के भले 2-4-6 महीने के बने, वो मिटाना चाहते हैं। दूसरी बात, प्रदेश में एक और बात चल रही है अभी कि सर्वे, जो मैं बार बार बोलना चाह रहा हूं, मैं और कई एपिसोड में मैंने बताया कि ये सर्वे की लिस्ट नहीं है, ये सर्वे सर्वा की लिस्ट है। सर्वे कौन है? दिग्विजय सिंह है, सर्वा है कमलनाथ। तो सर्वे की ये लिस्ट नहीं है, जितने भी यहाँ पर उम्मीदवार उतारे गए हैं केवल सर्वे सर्वा की लिस्ट है। इन दोनों के अलावा तीसरे कोई नेता मध्य प्रदेश में दिखाई नहीं दे रहे अभी। इसके पीछे भी रीजन ये है कि लोगों का ये कहना है कि ये दोनों पुत्र मोह में पूरी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सुन यादव गायब है, यादव समाज का बहुत बड़ा नेता है वो। सुरेश पचौरी गायब है, उनको कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। जीतू पटवारी है नहीं, उनके एक ही सीट पर उलझ के रह गए। तो पूरे प्रदेश में जो है केवल 2 ही नेता है, सर्वे और सर्वा।
तो इसी को देखते हुए लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि अपने अपने पुत्रों के लिए जो उनके पुत्र से जो सीनियर है वो सबको निपटा दिया गया, चाहे वो कुणाल चौधरी हो, चाहे जीतू पटवारी हो, इन लोगों को किसी प्रकार के कोई तवज्जो नहीं मिली। आमतौर पे ये देखते थे हम लोग कि महिला कांग्रेस के कम से कम 10 टिकटें जो है वो लोग देते थे, यूथ कांग्रेस को 10 टिकट देते थे, लेकिन इस बार जो है इन दोनों के अलावा किसी की भी एंट्री नहीं हुई है। तो इससे ये लग रहा है कि कांग्रेस के लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस की स्थिति खराब हुई है। तो निशा बागरी जो है इन सब चीजों के आकलन करने के बाद सही निर्णय ले रही है कि यदि मुझे कांग्रेस ज्वाइन कराना ही है तो पहले मुझे उम्मीदवार बनाइए, तब जाके मैं कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करूंगी। तो मुझे लगता है कि ये बार्गेनिंग उनके बहुत सही है, क्योंकि कई लोग धोखा खा चुके हैं, ये खाना नहीं चाहते। लेकिन जय जी, अगर निशा बार्गी को कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो क्या हो सकता है, क्या स्थिति हो सकती है, निशा बार्गी का अगला कदम क्या हो सकता है, क्योंकि डिप्टी कलेक्टर के पद से तो वो ऑलरेडी इस्तीफा दे चुकी है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि अगर टिकट नहीं देती कांग्रेस तो क्या करेगी। निशा बागरी डिप्टी कलेक्टर रही है, बहुत भली भांति जानती है कि प्रेशर में कैसे लिया जाए। इसी की एक झलक है कि कल उन्होंने ये बयान दिया है कि कांग्रेस टिकट नहीं देगी तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। भले ही वो नहीं लड़े, उसको जो संदेश अभी तक प्राप्त हो रहा था उसी संदेश के आधार पे कि मैं यदि निर्दलीय चुनाव लड़ने की धमकी देती हूँ तो निश्चित रूप से मुझे टिकट दिया जाएगा, क्योंकि फिर ये सीट अटक जाएगी, क्यों फिर इजी वे में कांग्रेस नहीं जीत पाएगी। तो यही कारण है वो अपने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है उनके जो मंसूबा कि यदि टिकट नहीं दोगे हम निर्दलीय लड़ेंगे, और ये भले ही नहीं लड़े लेकिन दोनों नेताओं को प्रेशर में तो लेके आ गई है। तो मुझे लगता है कि आज रात तक या कल तक ये टिकट बदला जाएगा, और इस टिकट के पीछे मुझे लगता है कि और भी 2 नाम और शामिल हो सकते हैं। वो वीरेंद्र रघुवंशी का टिकट भी अभी भी क्लियर हो सकता है। हो सकता है कि वो शिवपुरी से लड़े और केपीएस जो है पिछड़ चले जाए। इससे कांग्रेस को कांग्रेस के 3 सीट निकलेगी। अभी तीनों सीट कांग्रेस हार रही है। जो हमारे सूचना के अनुसार पिछोर जो सॉलिड सीट है कांग्रेस के लिए, कभी वो हारी नहीं है। अगर केपीएस वहां से चुनाव लड़ते हैं तो इस बार भी निश्चित रूप से वो जीत जाते। तो पिछोर से शिवपुरी आ गए। दूसरा करे मतलब आपके कोलारस, वहाँ रघुवंशी समाज में बहुत ज्यादा विद्रोह है, बहुत नाराजगी है, क्योंकि वो रघुवंशी समाज का प्रदेश अध्यक्ष है। यही कारण है कि यदि उनको टिकट नहीं दिया गया वीरेंद्र रघुवंशी को तो कम से कम 5-6 सीटें हराने की ताकत वो रखते हैं। वो उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार के जो है वीडियो उन्होंने जारी कर एक भावनात्मक रूप से अपील की है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, रघुवंशी समाज में उसके प्रति उनके प्रति बड़ा सम्मान है, और ये अपील जो है कांग्रेस को ले डूबेगी। जी। और जय जी, अगर निशा बार्गी निर्दलीय चुनाव लड़ती है तो क्या समीकरण हो सकते हैं? क्या उनका निर्दलीय चुनाव लड़ना कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए खतरा साबित हो सकता है उस सीट पर? वो जीते कि नहीं जीते, लेकिन वहाँ कांग्रेस को नुकसान जरूर पहुंचाएगी अगर निर्दलीय लड़ती है तो। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत समझदार लेडी है और प्रशासनिक क्षमता उनको बिल्कुल बहुत अच्छे से उनको व्यवस्थित करना आता है। इसीलिए मुझे लगता है कि प्रेशर तो डालेगी वो, लेकिन वो लड़ेगी नहीं। निर्दलीय चुनाव लड़ने की स्थिति में वो नहीं होगी। यदि कांग्रेस टिकट देती है तो ही हो सकता है कि वो लड़ ले, या अन्य किसी पार्टी से भी वो लड़ सकती है, निर्दलीय नहीं लड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जय जी आपका हमारे इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से निशा बार्गी ने इस तरह डिप्टी कलेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है, हालांकि आंवला में प्रत्याशी कांग्रेस ऑलरेडी घोषित कर चुकी है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या
निशा बागरी को कांग्रेस प्रत्याशी बनाती है, क्या निशा बागरी को टिकट मिलता है। हालांकि निशा बागरी और कमलनाथ के बीच इस चीज को लेकर चर्चा हुई थी कि पहले निशा बागरी का कहना था कि पहले मुझे टिकट दिया जाए, उसके बाद मैं कांग्रेस ज्वाइन करूंगी। वहीं कमलनाथ का कहना है कि पहले आप कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद आपको टिकट दिया जाएगा। अब देखना होगा कि आखिर इस पर फैसला कब तक आता है, कांग्रेस सरकार अपनी इस पर रणनीति क्या बनाती है और किसके नाम पर मुहर लगाती है। क्या जो टिकट पहले मिल चुका है उसको बदला जाता है या फिर निशा बागरी को प्रत्याशी नहीं बनाया जाता। अगर निशा बागरी को प्रत्याशी नहीं बनाया जाता है तो हो सकता है दिग्विजय सिंह का जो प्रत्याशी है, जो भी आमला सीट से टिकट जिन्हें मिला है वो दिग्विजय सिंह के प्रत्याशी है। अब अगर निशा बागरी को प्रत्याशी बना दिया जाता है तो निशा बागरी कमलनाथ की कैंडिडेट है। अब दो चीजें सामने आएगी। एक चीज तो ये सामने आएगी कि अगर निशा बागरी को प्रत्याशी नहीं बनाया जाता है तो वो प्रेशर बनाएगी और निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात वो कह चुकी है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ये होगा कि कांग्रेस के लिए मुसीबत साबित हो जाएगी। वहीं अगर निशा बागरी को प्रत्याशी बना दिया जाता है तो दिग्विजय के जो कैंडिडेट है उनका टिकट कट जाएगा और हो सकता है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच के जो आपसी रिश्ते हैं वो और खराब हो जाए। और देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस पर क्या फैसला लिया जाता है। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।